अमित कुमार 200 मिलियन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पार्ट 3 देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका है तो कौन सी है, तो मैं आपको समझा सकूं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं ये कोशिका, ठीक है ना। तो ये जो कोशिका है इस कोशिका का नाम हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका ऊतक। क्या बोलते हैं? तंत्रिका ऊतक। इसी को अंग्रेजी में न्यूरॉन बोला जाता है। ओके, समझे। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये यही आवेश का गमन करता है। आवेश का मतलब समझिए, हमारे शरीर के त्वचा में अगर कोई भी चीज यहाँ पर सट गया तो सीधा के सीधा वो कहाँ पहुंचा देता है? दिमाग में पहुंचा देता है। यही ये काम करता है, ठीक है ना। ओके, आप समझ गए। ये याद रखिएगा यही सबसे लंबी कोशिका है और इसका नाम क्या है? न्यूरॉन है, या इसको तंत्रिका ऊतक भी बोलते हैं। चलिए हम अब क्वेश्चन पे चलते। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो याद रखिएगा कौन सा है? न्यूरॉन है। ओके, ये अस्थि कोशिका नहीं होगा, पेशी ऊतक भी नहीं होगा, मास्टर सेल भी नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? बोल रहे अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु निषेचित होता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता सकूं अंडाणु क्या होते हैं और निषेचित के मतलब क्या होते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। देखिए हम दोनों वर्ड के मतलब समझ जाए कि अंडाणु क्या होते हैं और निषेचित क्या होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा महिला में जो अंडाणु होते हैं जिसको एक्स कहा जाता है कोशिका, ठीक है ना, यही कहा होता है अंडाणु होते हैं। ओके, और देखिए निषेचित क्या होता है, ठीक है ना। तो इसमें याद रखिएगा नर का जो स्पर्म होता है और क्या होता है मादा का जो क्या होता है अंडाणु होता है। तो स्पर्म याद रखिएगा नर का XY होता है और मादा का क्या होता है XX, ठीक है ना। जब यही दोनों मिलते हैं, यही दोनों मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो निषेचित कहलाते हैं, ठीक है ना। तो निषेचित का भी परिभाषा क्लियर रखिएगा कि जब नर का शुक्राणु और समझिए कि क्या मादा का अंडाणु जब एक दूसरे से संलयन करते हैं, मिलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, तो हम आपको चित्र के माध्यम से समझा सकूं। जैसे कि हम चित्र के माध्यम से आपको समझा सकूं कि कहाँ पे निषेचित होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या होते हैं? तो अंडाणु पाए जाते हैं और ये जो नलिका होता है, ये वाला नलिका, यहीं पे क्या होता है? तो निषेचित होता है। इतना याद रखिएगा, यहीं पे क्या होता है? निषेचित। इसको क्या बोलते हैं? तो देखिए यहाँ पे लिखा है फेनोफिल नलिका। क्या बोलते हैं? फेनोफिल नलिका बोलते हैं। ये कैसे निषेचित होता है थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, तो इधर से स्पर्म यहाँ पर पहुंचते हैं, कहाँ पर पहुंचते हैं? यहाँ पर पहुंचते हैं और इधर से अंडाणु यहाँ पर पहुंचता है। तो यहीं पर अधिकांश क्या होता है? तो निषेचन होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो फेनोफिल नलिकाएं बोलते हैं। कभी मौका मिलेगा तो इसके बारे में हम पूरे रूप से अब मैंने समझाएंगे आपको, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा जी? तो डी, फेनोफिल नलिका में। कहा हो जाएगा? फेनोफिल नलिका में, ठीक है ना। और योनि में नहीं होता है, गर्भाशय में भी नहीं होता और अंडाशय में भी नहीं होता है। आपको चित्र के माध्यम से दिखा सकूं। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। 17 नंबर क्वेश्चन की 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होते हैं, एम्पियर बराबर होते हैं। तो समझ लेते हैं कि माइक्रो के मतलब क्या होता है। अगर माइक्रो का मतलब समझ गए तो समझिए कि इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा माइक्रो का मतलब हमेशा 10 के पावर -3 होता है। समझे? 10 के पावर कितना? तो -3। इसमें से देखिए किसका है 10 के पावर -3? तो इसका है 10 के पावर कितना है? -3। तो यही इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन के ऊपर थे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? कहा कि डीजल का प्रयोग होता है, डीजल जो पेट्रोल पंप पे मिलता है, तो कहाँ कहाँ होता है? तो देखिए भारी वाहनों में भी होता है, जैसे ट्रक हो गया, रेल के इंजन में भी होता है, विद्युत उत्पादन करने में भी होता है, इन सभी में। ये कहा हो जाएगा आंसर? इन सभी में। समझ गए। अब चलिए हम 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्या है? बोल रहा है कि सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरण करते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरण करते हैं। अब समझ लेते हैं इसमें, ठीक है ना, कि सौर सेल क्या होता है, सौर ऊर्जा क्या होता है, ठीक है ना। अगर दोनों के बारे में समझ गए तो इसका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए हम समझने का चलिए देखते हैं कि सौर सेल क्या है और सौर ऊर्जा क्या, थोड़ा समझने की कोशिश करते। देखिए सौर का मतलब समझिए क्या होगा, ठीक है ना। सौर का मतलब होता है सूर्य, ठीक है ना। और सेल के मतलब वही
आपका बैटरी हो गया चाहे पेंसिल हो गया, ठीक है ना। और देखिए सौर का मतलब समझ गए कि क्या होगा, सूर्य, और समझिए ऊर्जा का मतलब क्या, उसमें का एनर्जी, ठीक है ना। और देखिए ये सेल कौन से आएंगे, जैसे आप लोग ये थे देखे हैं लोग, क्या चीज, सोलर को देखे हैं लोग, ठीक है ना। वही जो सोलर होता है वही आपका क्या होता है, तो सौर सेल होता है। समझ में आया, ठीक है ना। और सौर ऊर्जा का मतलब समझ में आ गया कि वही समझिए कि सूर्य की ऊर्जा को, क्या सूर्य की ऊर्जा को, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या किया था ध्यान से समझते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन किया है हमारा कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरण करते हैं, सौर ऊर्जा को रूपांतरण करते, इसका मतलब हुआ कि जो सौर सेल होते हैं, सौर सेल के मतलब समझिए कि जो आपका वही सोलर होते हैं वो किस में रूपांतरण करते हैं, सूरज की ऊर्जा को, सूरज की ऊर्जा को तो किस में करते हैं, तो देखिएगा वो कहा जाता है, तो बैटरी में जाता है। तो किसके माध्यम से, तो क्या वो विद्युत के रूप में एथी कर देता है, विद्युत धारा के रूप में क्या कर देता है, तो रूपांतरण कर देता है किसको, तो सूरज की ऊर्जा को। कौन करता है, तो ये करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सौर सेल बोलते हैं। समझ में आ गया। यानी जैसे समझिए कि आपका ये सौर ऊर्जा, ये है आपका सूरज की प्रकाश जो आ रहा है वो सौर ऊर्जा है, ये का सौर सेल है, ये किस में रूपांतरण करता है, तो आप घरों में देख सकते हैं कि इससे बिजली आती है, बल्ब जलाते हैं, पंखा जलाते हैं, तो किस में कर देता है, तो विद्युत धारा में वो कर देता है। समझ गए। अब चलिए इसका आंसर देखिए क्या होगा, ठीक है ना, ये जरूर इसमें दिया होगा। देखिए कहा था क्वेश्चन, ये था कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरण करते हैं, तो किसके रूप में करते हैं, तो देखिए प्रकाश ऊर्जा में तो नहीं करते, गतिज ऊर्जा में भी तो नहीं करते, ताप ऊर्जा में भी नहीं करते, लेकिन किस में करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा में करते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोचे समझे। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, ठीक है ना। 20 नंबर, सोना की परमाणु संख्या है किसका जी, सोना। ओके चलिए देखते हैं। देखिए 29 हो जाता है कॉपर का, याद रखिएगा, ठीक है ना। और 89 हो जाता है क्या, AC का, एंटीनियम का। और ए देखिए 79 जो होता है AU का होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोना बोलते हैं, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, ये किसका हो जाता है, तो समझिए कि 79 का हो जाता है। ओके समझे। तो देखिए इसमें पूछा है कि सोना की परमाणु संख्या, क्या परमाणु संख्या, तो कौन सा हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 79। और याद है 29 विशेष रूप से याद रखिएगा कि ये किसका होता है, तो याद रखिएगा कॉपर का, किसका होता है, कॉपर, जिसको हम लोग तांबा कहते हैं। ओके अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं। तो सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि ऑक्सीकरण आखिर होते क्या है। तो चलिए हम समझते हैं कि ऑक्सीकरण होते क्या है। चलिए देखते ऑक्सीकरण के मतलब समझ लेते। देखिए इसी में इसका परिभाषा देखिए कैसे छुपा है, ऑक्सी, ऑक्सी के मतलब क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन, क्या होता है जी, ऑक्सीजन। करण के मतलब करता है, करण के मतलब क्या करता है, यानी संयोग करता है। याद रखिएगा कि जिस यौगिक में ऑक्सीजन क्या करे, संयोग करे, उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। समझे। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ये कल हम श्वसन का लिखवाए थे आप लोग का परिभाषा समीकरण C6H12O6 प्लस क्या O2। तो देखिए ये ग्लूकोज में ऑक्सीजन यहाँ पे क्या कर रहा है, भाग ले रहा है, क्या ले रहा है, भाग। तो ये क्या कहला जाएगा, ऑक्सीकरण, क्या कहला जाएंगे, ऑक्सीकरण। तो ये कर क्या बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या बनाते, ऊर्जा बनाते। थोड़ा सा समझ लेते कि ऑक्सीकरण का परिभाषा क्या होगा, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन ऑक्सीकरण का परिभाषा हो जाएगा कि वैसे पदार्थ जिसमें O2 क्रिया करे, O2 क्रिया करे, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। तो बस इतना भर आप समझ जाइए कि ऑक्सीकरण के मतलब होता है कि जो पदार्थ में, ठीक है ना, O2 मिले, क्या मिले, O2 मिले, तो वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकरण। और जो पदार्थ में ना मिले तो वो ऑक्सीकरण नहीं कहलाएंगे, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन को बढ़िया से समझते हैं, ठीक है ना। देखिए बढ़िया से समझने का मतलब क्या हुआ कि क्या कह रहा है, कह रहे कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, यानी ऑक्सीकरण क्रिया का मतलब ऑक्सीजन नहीं जुटता है। ओके अब देखिए पहले देखिए दहन, क्या है जी, दहन यानी जलना। तो देखिए जलना में तो ऑक्सीजन रहेगा तब जलेगा।
श्वसन का जस्ट अभी बताया कि श्वसन में क्या जुटता है, तो ऑक्सीजन जुटता है। भोजन का पचना, क्या भोजन का पचना, तो भोजन कब पचता है, जब आप सांस बढ़िया लेते हैं तब। तो समझिए सांस लिए यानी ऑक्सीजन लिए। और अवक्षेपण, अवक्षेपण का मतलब जमना, कोई चीजों को क्या होना, जमना। जैसे पाक वाला पानी ले लीजिए तो देखिएगा कुछ समय के बाद से पाक नीचे आ जाता है, तो क्या उसमें ऑक्सीजन लगता है, नहीं ना लगता है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर अवक्षेपण। ओके समझे, ठीक है ना। अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 में क्या बोलता है कि ऑक्सीजन की संयोजकता है, ऑक्सीजन की संयोजकता। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ऑक्सीजन क्या होता है। आप लोग जानते हैं कि एक गैस है, ओके ठीक है ना। लेकिन संयोजकता किसे कहते हैं, संयोजकता हम किसे कहते हैं, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आंसर हम देते हैं। देखिए संयोजकता क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए ऑक्सीजन का पूछा है, किसका पूछा है, ऑक्सीजन का। थोड़ा समझ लेते हैं। ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है 8 होता है। इसको जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो 2 और क्या होगा 6। और जब इसी का थोड़ा चित्र से समझिएगा तो समझिए थोड़ा सा, ठीक है ना, कि आखिर संयोजकता होती क्या, यहीं से देखिए परिभाषा निकलेगा। ये कोई परमाणु हुआ, यही ऑक्सीजन हुआ। अब देखिए एक कक्षा में प्लस कितने रहेंगे इलेक्ट्रॉन, सॉरी माइनस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, ठीक है ना। और दूसरी कक्षा में कितने रहेंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कौन कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 6। और याद रखिएगा सब परमाणु अस्थाई बनना चाहते हैं। अस्थाई के मतलब वो अष्टक प्राप्त करना चाहते हैं। ओके, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो अष्टक प्राप्त करना चाहते हैं। तो अष्टक प्राप्त करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन देना पड़े चाहे जितना इलेक्ट्रॉन लेना पड़े, यही होता है आपका क्या, तो संयोजकता। समझ में आया। तो ये चूंकि अधातु है तो इसमें इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ता है। चूंकि ये क्या है, अधातु है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ता है। और धातु में याद रखिएगा कि त्यागना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। तो जितने त्यागेगा अष्टक प्राप्त करने के लिए वही हो जाता है क्या, संयोजकता। तो समझिए कि ये 6 है, कितने हैं 6। इसको चाहिए कितने, तो कितने चाहिए, तो 2 चाहिए। लगभग कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तब ये क्या होगा, तो ये अपना अष्टक प्राप्त करेगा। तो इसके याद रखिएगा संयोजकता कितना हो जाएगा, 2। अब चलिए थोड़ा संयोजकता की भी परिभाषा क्लियर कर लेते हैं। तो याद रखिएगा कोई भी परमाणु अष्टक प्राप्त करने के लिए, क्या जी, अष्टक प्राप्त करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, त्यागे। तो याद रखिएगा अधातु में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है और धातु में इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, त्याग होता है। तो वो जितना ग्रहण या जितना त्याग करता है उसी को क्या बोलते हैं, तो संयोजकता बोलते हैं। चलिए हम इसका परिभाषा दे देते हैं। देखिए आपका परिभाषा हो जाएगा संयोजकता का, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर पता है सेम टू यही बात को लिखे है, ठीक है ना। आप अपने भी भाषा में अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन सेंस यही होगा, ठीक है ना। देखिए बोल रहे कोई भी परमाणु जब अपना अष्टक प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन का ग्रहण या त्याग करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो उसी संख्या को संयोजकता बोलते हैं। सॉरी संख्या छोड़ दिए, आप डाल दीजिएगा। उसी संख्या को क्या बोलते हैं, तो संयोजकता बोलते हैं। ओके समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या होगा इसका आंसर। बोल रहे ऑक्सीजन की संयोजकता है, तो 1 तो नहीं था क्योंकि अष्टक 1 तो प्राप्त नहीं हो जाए, 0 तो वही नहीं करेगा। देखिए उसको कितने चाहिए था, 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। 23 नंबर बोल रहा है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप समझते होंगे कि पीएच क्या है, ठीक है ना। तो अगर नहीं समझते होंगे तो आप जो अब सब्जेक्टिव का जो लेक्चर क्लास है वो आप अटेंड कर लीजिएगा, तो पीएच आपको समझ में आ जाएगा कि पीएच क्या होते हैं, ठीक है ना। अब हम समझ लेते हैं कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए, ठीक है ना। अम्ल के लिए, तो अम्ल के लिए कितना होना चाहिए, तो मैं एक आपको चित्र के माध्यम से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि कितना होना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पीएच, क्या जी, पीएच, ठीक है ना। तो ये जो पीएच का जो मान होता है 0 से लेकर याद रखिएगा 14 तक होता है। रेंज कितना होता है, 0 से लेकर 14 तक। आपको 14 दिखाई देते सही से, ठीक है ना, 14 तक होता है। और याद रखिएगा 7 क्या होता है, उदासीन होते हैं। चूंकि 7 क्या होते हैं, उदासीन। अब देखिए 7 के जितने पहले आएंगे सब अम्ल होंगे, क्या होंगे, सब अम्ल। और 7 के बाद आएंगे तो सब क्या होंगे, क्षारीय होंगे। समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन अब
फटाक से इसका आंसर आएगा। देखिए कैसे, तो वही बोल रहा है कि अम्लीय वर्षा के लिए जल का पीएच मान होना चाहिए, याद रखिएगा 7 से कम। क्या 7 से कम? देखिए 5.6। चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन 5.6 से कम, और देखिए 5.6 से अधिक, और कितना 7। समझ में आ रहा है ना? यानी अब देखिए आपका ये तो आंसर तो प्योर नहीं होगा। चलिए दूसरा का देखिए 5.6 से अधिक, ये तो होगा नहीं, ठीक है ना। और देखिए 5.6 से कम तो बताए थे 7 से कम, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर 5.6 से कम। ये तो फिक्स होगा नहीं 5.6, ये तो फिक्स होगा नहीं, वो कितना होगा तो 5.6 होगा। ओके, समझ गए। अब चलिए आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में, यानी देखिएगा चींटी जब काटती है तो देखिएगा हाथ हगवाने लगता है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा इसमें जो पाया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, मेथनोइक अम्ल। याद रखिए कौन सा होगा, मेथनोइक अम्ल। ये एथेनोइक अम्ल जो होता है तो याद रखिएगा जिसको एल्कोहल बोला जाता है, जिसको दारू बोलते हैं, ठीक है ना। सिट्रिक अम्ल तो समझते ही है लो, ठीक है ना, जो खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल के मतलब समझते हैं लो, जो टमाटर में पाया जाता है। जो मिथेनोइक अम्ल जो पाया जाता है वो चींटी के क्या पाया जाता है, तो डंक में पाया जाता है, ठीक है ना। चूंकि कितने देश में, ठीक है ना, चींटी का चटनी खाया जाता है, जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा खटापन होता है, इसीलिए इसका चटनी भी खाया जाता है। चूंकि आपको एक चीज बता देना चाहते हैं कि मिथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होगा, तो हमेशा याद रखिएगा CH3O CO और एक और O और क्या होता है H, ये क्या होता है तो मिथेनोइक अम्ल का ये सूत्र होता है, ठीक है ना। अब चलिए अब हम 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि वनस्पति तेलों में होती है, वनस्पति तेलों में होती है। वनस्पति का मतलब समझते हैं कौन सा तेल, तो जो आप लोग कहते थे डालडा का तेल, ठीक है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, वनस्पति तेल। अब उसमें क्या होती है तो आपको मैं एक चित्र के माध्यम से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, वासा अम्ल। क्या वासा अम्ल, उसी को कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए देखिए ये कितना लंबा है, कितना लंबा है, और देखिए ये जितने हैं ना, ये CH2 CH2 सब एकल बंधन है। क्या है जी, एकल बंधन। तो याद रखिएगा एकल बंधन को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब पूछिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ठीक है ना। तो जो लेक्चर की क्लास है, जो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, उसमें आप जाकर वीडियो देखिए, ठीक है ना, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए ये लंबी क्या संतृप्त ये हाइड्रोकार्बन है, ये क्या है, लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन में कि ये कहीं दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है ना। देखिए कहीं ना कहीं तो जरूर दिया होगा, देखिए दिया ही हुआ है। पहला ऑप्शन देखिए 25 का कि लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। ओके, अब देखिए असंतृप्त तो होगा नहीं, ठीक है ना। अब देखिए असंतृप्त होगा नहीं, असंतृप्त है तो ये में लघु बोल रहा है। क्या बोल रहा है, लघु, तो ये होगा नहीं। अब चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 26 नंबर बोल रहा है कि ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है, समावयवी संभव है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी क्या है, ब्यूटेन क्या होते हैं। ओके, उसके बाद समावयवी क्या होते हैं, ठीक है ना। तो इसको पूरा अच्छी तरह से समझने के लिए आप लोग सब्जेक्टिव का लेक्चर क्लासों का अटेंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ आपको बता देते हैं कि ब्यूटेन क्या होते हैं और समावयवी क्या होते हैं। तो आपको हम एक चित्र के माध्यम से समझाने का कोशिश कर। देखिए हाँ, थोड़ा सा आपको वर्ड बता देते हैं कि समावयवी के मतलब क्या होता है, ठीक है ना। समावयता या समावयवी के मतलब क्या होता है, ठीक है ना। समावयवी के मतलब होता है कि एक को आप कितने तरह से लिख सकते हैं। एक समझिए कि परमाणु को, ठीक है ना, आप कितने प्रकार से लिख सकते हैं और उस सूत्र को, ठीक है ना, वही होता है समावयवी, ठीक है ना। इसको पूरा अच्छी तरह से जानने के लिए आप, ठीक है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिए या तो लेक्चर क्लास को अटेंड कीजिए। ओके, चलिए देखिए तो अब कितने होते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे 1 2 3 4, तो 4 गो है तो ब्यूटेन होगा, ठीक है ना। तो ये 1 2 3 4, तो एक ये हो गया, और एगो कौन सा हो गया, 1 2 3 1 4, एगो ये हो गया, एक एक कितने हुए, 2। तो याद रखिएगा कि ब्यूटेन के जो समावयवी होते एक और कितने होते, 2 होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपका, देखिए तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, यानी ब्यूटेन के कितने समावयवी होंगे, तो याद रखिएगा कि 2 होते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
चलिए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है कि मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है। समझिए कि मेंडलीव एक व्यक्ति था, आवर्त नियम वही आवर्त सारणी, तत्व वर्गीकरण, वर्गीकरण के मतलब बांटने का क्या आधार था, माने क्या वो आधार माने थे। जैसे हम लोग कोई किलो का आधार मान लेते हैं बांटने के लिए, तो वो आखिर क्या माने थे, ठीक है ना। तो देखिए हम उनका चित्र दिखाते हैं, आवर्त सारणी को दिखा पाते हैं। जैसे देखिए मेंडलीव का यह आवर्त सारणी है, ओके। देखिए इसमें वो किसके हिसाब से बांटे थे, तो ये सब जितने दिखाई दे रहा है ना 6.9, 10.8, 12, ठीक है ना, 14, 16, 19, ठीक है ना, ये सब जितने चीज पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, ये सब याद रखिएगा द्रव्य है। क्या है जी, तो द्रव्य है। तो ये याद रखिएगा कि द्रव्य के अनुसार से ये बांटे हुए थे, यानी इसको हम बोल देंगे द्रव्यमान के अनुसार। किसका बोल देंगे, द्रव्यमान का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। याद रखिएगा परमाणु जो संख्या से जो माने क्या किए थे, वर्गीकरण किए थे, उनका नाम जानते हैं क्या है, उनका नाम मोसले। क्या नाम है जी, मोसले। समझ गए। और समझिए कि परमाणु घनत्व वो दूसरे किए थे, ठीक है ना, परमाणु तिरछिया ये सब क्या किए थे, दूसरे व्यक्ति ने ये सब माने किए हुए थे, ठीक है ना। अगर आपको आगे मौका मिलेगा तो बता दिया जाएगा। अब चलिए अब देखा जाए, आपको क्वेश्चन 28 नंबर है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। परमाणुओं की संख्या का क्या अनुपात। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि अमोनिया क्या होते हैं, हाइड्रोजन सॉरी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या होते हैं। तो हम आपको कॉपी पर बता रहे हैं, देखिए समझिए थोड़ा सा। देखिए अमोनिया का याद रखिएगा सूत्र होता है क्या, NH3। उसमें पूछा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितने होते। तो देखिए तो नाइट्रोजन इसमें को गो है, तो ए गो है, और हाइड्रोजन को गो है, 3 गो है। तो इसी का क्या कर दीजिए अनुपात, 1 अनुपात कितना हो जाएंगे, 3। समझ में आया। तो देखिए इसमें कहा 1:3, तो कहा है, तो देखिए यहाँ पर 1 क्या है, 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, ठीक है ना। आगे देखिए क्या बोल रहा है 29 नंबर क्वेश्चन की, कहा था कि निम्न में कौन कमरे के तापमान पर द्रव्य है, सॉरी द्रव है, कौन है, द्रव। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कमरे के तापमान के मतलब क्या होता है। ये मत समझिए कि रूम का तापमान, ऐसा नहीं, पर्यावरण के तापमान। देखिए पर्यावरण के तापमान के मतलब कभी ठंडा कभी गर्मी, ठीक है ना, जो भगवान के द्वारा वो तापक्रम बढ़ाया और घटाया जाए, इसमें से कौन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो, देखिए ये जो एथेन होते हैं वो गैस के रूप में होते हैं, इथाइल होते हैं वो थोड़ा द्रव्य के रूप में होते हैं, लेकिन जो एथेनॉल होते क्या होते हैं जी, एथेनॉल वो किसके रूप में होते, द्रव के रूप में होते। तो किसके ताप में, तो कमरे के ताप माने पर्यावरण के ताप। तो एल्कोहल जो दिया है, सॉरी क्या दिया है, एथेनॉल जो दिया है, ठीक है ना, इसको हम एल्कोहल भी शौक से बोलते हैं। एल्कोहल को याद रखिए हम दारू भी बोलते हैं। तो ये किसके रूप में रहता है, तो द्रव के रूप में। अब मेथेन जानते हैं कि गैस के रूप में रहता है, ठीक है ना। अब चलिए अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसमें जो पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। याद रखिएगा एसिटिक अम्ल के 6% ही भाग को ही, कितने परसेंट भाग को, 6% भाग को ही हम क्या बोलते हैं, तो सिरका बोलते हैं। ये गंध अम्ल ये दूसरा होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो जानते ही हैं कि अम्लों का राजा H2SO4 होता है। फॉर्मिक अम्ल ये चींटी में पाया जाता है। मेथनोइक अम्ल जिसको कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक आपका आज 30 तक क्वेश्चन थे इस वीडियो में, ठीक है ना। हाँ एक चीज आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना, कि ऐसा वीडियो अच्छा लग रहा है कि और फटाफट किया जाए, कि समझाने में और थोड़ा कमी किया जाए, कि अच्छी तरह से समझाया जाए। ये आप कमेंट में जरूर कीजिए कि ताकि हमारा आगे जो वीडियो बने वो आप ही के अनुसार बने। ओके, थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें 200 मिलियन एसडी।